तो आज तारीख है 14 दिसंबर, और 14 दिसंबर के इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, दैनिक भास्कर है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, पीएनआर है, उस सब की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो बेसिकली जो खबरें आई हैं, एक तो नवंबर में जो इन्फ्लेशन 5% रहा उसको लेके खबर आई है, एक मोदी जी ने जो हेरिटेज साइट्स को लेके बात कही है उसके बारे में एक न्यूज़ है, एक 2 पुलिस वाले और 14 लोग जो वो और 12 लोग जो इंजर हुए जम्मू कश्मीर में उसको लेके एक न्यूज़ आई है, एक यहाँ पे जो सीबीएसई में 10th क्लास में एक जो पेपर आया था उसमें मिसोजिनिस्टिक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब बेसिकली ऐसा कि महिलाओं के खिलाफ था वो क्वेश्चन, फीमेल्स के खिलाफ हेट पहुंचाता था, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसको लेके सोनिया गांधी ने सवाल उठाया, फिर जो सीबीएसई के हेड है उन्होंने माफी भी मांगी इसको लेके, और फिर उस क्वेश्चन को सबको नंबर दे दिए गए। फिर एक फिल्म फेस्टिवल होने वाला है उसको पोस्टपोन करने के लेके जो न्यूज़ आई है, और फिर दिल्ली के स्कूलों को लेके न्यूज़ है। तो अगर फ्रंट पेज की बात करें तो केवल एक ही न्यूज़ है जो आई है इन्फ्लेशन के बारे में, जो हमें एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। तो पिछले अगर 4 महीने की बात करें, बेसिकली डाटा आया है, तो लगातार इन्फ्लेशन के परसेंटेज कम हो रहे थे, पहले 5%, फिर 4%, 3.5%, 4% ऐसे चल रहा था। इस बार लगातार 2 महीने से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और अभी तकरीबन 5% इन्फ्लेशन रहा है नवंबर की बात करें तो। मतलब बेसिकली ये मान लो वेजिटेबल प्राइस तकरीबन पूरे देश में 7.45% ऊपर चली गई है। और इन्फ्लेशन हम लोग जानते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ी हुई महंगाई को, अगर सरल शब्दों में कहें तो एक पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ी हुई महंगाई को उसका इन्फ्लेशन बोलते हैं हम लोग। और हम एक चीज़ और है कि जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने रखा हुआ है कि 4+2 या 4-2% के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है देश में तो वो ठीक है ओवरऑल में। जो हम लोग बात करें अगर पिछले 2025 तक की अगर बात करें तो 15 मतलब 12 साल पिछले 2025 तक आरबीआई ने यही रखा है मानक के अगर वो 4% से 2+ या 2- में बढ़ता है तो ठीक है हर साल। और इन्फ्लेशन नापा कैसे जाता है, पहले हम देखते हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, उससे इन्फ्लेशन नापा जाता था, लेकिन 2002 में रघुराम राजन ने बताया था कि इसमें काफ़ी चीज़ें आती ही नहीं हैं, तो फिर इस CPI से नापा जाने लगा, और आज हम लोग इन्फ्लेशन को CPI से ही नापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और रिलीज, जिसको हम लोग मॉस्फी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है इन्फ्लेशन का डाटा हर साल। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 8 पे आई है, जो आई है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेके। इस पे हम लोगों ने कल भी बात की थी कि गणतंत्र दिवस पे हम लोग सोच रहे हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लाएंगे, तो फाइनली हम लोगों ने इनविटेशन भी भेज दिया है उन लोगों को। अब वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अब हम लोग अगर बात करना कि गणतंत्र दिवस पे हम लोगों के अभी तक अगर सबसे पहले की बात करें कि पहली बार कौन आया था, तो 1950 में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे सुकर्नो, प्रेसिडेंट थे सॉरी, तो वो सबसे पहली बार आए थे। तो ये काफ़ी बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के आए थे इंडिया में, तो वो सुकर्नो थे इंडोनेशिया के। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वाई है यूएन क्लॉज को लेकर। देखो न्यूज़ तो केवल इतनी सी है कि यूएन क्लॉज को लेके भारत ने कह दिया है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में और जो सी ऑफ द लैंड का वो सी ऑफ द ऑर्डर है उसको मानने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। तो ये सब भारत की हमारी जो सरकार है उसको द्वारा कहा गया है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में अगर यूएन क्लॉज आ जाता है तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि यूएन क्लॉज क्या है। तो यूएन क्लॉज बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है, जो समुद्रों को बांटता है अलग अलग एरिया में। हम देखते हैं इंटरनल एरियाज होते हैं, फिर 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग देखते हैं जो टेरिटोरियल सी है वो आता है, उसके बाद में 12 नॉटिकल माइल तक जो कंटीजियस जोन है वो आता है, और बिल्कुल अगर तट से 200 नॉटिकल माइल तक कहें तो हाई सीस आता है, और उसके बाद में फिर इंटरनेशनल सी आ जाता है, सीधी सी बात है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया तकरीबन 7 देशों के साथ में अपना मरीन बॉर्डर शेयर करता है। और यूएन क्लॉज की बात करें तो 1982 में इसको स्थापित किया गया था, लोगों ने साइन किए थे। तकरीबन 60 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएन क्लॉज को मानती हैं, और जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। लोग ज़्यादातर यूएन की सोचते हैं कि जमैका में नहीं होगा, लेकिन यूएन क्लॉज का अगर बात करें ना तो उसका हेडक्वार्टर जमैका में है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो को लेके। एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम है जो हमारी DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मारीच। बेसिकली जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं उनको लॉन्च करने के लिए एक सिस्टम है, और ये उसी के लिए काम लिया जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये इंडिया का पहली बार कोई टॉर्पीडो सुपरसोनिक सिस्टम है जो बनाया गया है, जिसका नाम है मारीच। तो हमें नाम ये बस याद रखना है पेपर के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी वैगनर ग्रुप को लेके। तो होता क्या है ना,
रशिया में बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग जो डिफेंस सिस्टम्स को बेचते हैं। तो ईयू ने वैगनर ग्रुप जो रशिया का है उससे डिफेंस की कुछ चीज़ें लेने के लिए एक पैक्ट साइन किया था। उस पैक्ट को ईयू के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज उसने कहा है कि यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हैं जो कि वैगनर ग्रुप के हथियारों से किए जा रहे हैं, या वैगनर ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा है, हथियार बेच रहा है, जो जो लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से ईयू ने वो पैक्ट कैंसिल कर दिया है रशिया के साथ में। और बेसिकली हम लोग जानते भी हैं, अभी G7 ने भी साइन किया था कि अगर यूक्रेन पे हमला करता है रशिया तो वो सब लोग यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, और यूक्रेन को रशिया चारों ओर से घेर रहा है, तो काफ़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी के माहौल बने हुए हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है हरनाज संधू को लेके। तो अभी इसराइल में मिस यूनिवर्स चल रही थी बाय द वे, तो उसमें 72 कंट्रीज़ के अलग अलग लड़कियों ने भाग लिया था, जिसमें पंजाब की हरनाज संधू ने इस बार का मिस यूनिवर्स टाइटल जीत लिया है। और 21 साल बाद ये टाइटल इंडिया में वापस आया है। हम जानते हैं कि पहली बार इसको 94 में सुष्मिता सेन ने जीता था और 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड को लेके। तो एलन मस्क है जिनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी सी और कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये लोग हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन और मैन लॉन्च करते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा है ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता है, अनटिल अनलेस अगर तुम्हारा उसी महीने एग्जाम है तो तुम्हें उस महीने का पढ़ लेना चाहिए, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो इस बार वार्नर को पुरुषों में मिला है, और जो मैथ्यू है ऑस्ट्रेलिया के उनको महिलाओं में मिला है, इंग्लैंड की है बाय द वे, सॉरी। तो और वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हम जानते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कॉमनवेल्थ जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है ताशकंद में, उसको लेके कि हमारे यहाँ के अजय सिंह हैं, उन्होंने 81 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ताशकंद में जो हो रही है, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है नेशनल क्रिकेट अकेडमी को लेके। जो एनसीए है ना, हम जानते हैं कि एनसीए के जो हेड थे, या हम लोग मुख्य मान ली जो डायरेक्टर, वो अभी तक किसको, राहुल द्रविड़ को बना के रखा गया था। एनसीए को पूरी तरीके से बदलने में और एनसीए को एक ऐसी एंटिटी बनाने में जिसमें हमारे देश के खिलाड़ी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्लेयर्स जो हम लोग देखते हैं इंडियन टीम में आजकल खेलते हैं क्रिकेटर्स बड़े, उनको रूपरेखा देने में एनसीए आजकल बहुत बड़ा रोल निभाता है। और इसको बदलने में सबसे ज़्यादा काम किया था राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ हाल ही में इंडियन जो सीनियर क्रिकेट टीम है उसके कोच बना दिए गए हैं। तो एनसीए जो कि बेंगलोर में बाय द वे 2000 में स्थापित की गई थी, तो इसके नए हेड के रूप में वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण को नामित कर दिया गया है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अमेचर रेडियो सैटेलाइट को लेकर। देखो इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा जानने को नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि ऑस्कर 1 नाम की एक सैटेलाइट है जो पहली एमेचर रेडियो सैटेलाइट है जो कि नॉन गवर्नमेंटल सैटेलाइट है। अमेचर रेडियो सैटेलाइट्स पहले भी बनी है, नॉन गवर्नमेंटल सैटेलाइट्स भी पहले बनी है, लेकिन ये खुद में पहली ऐसी एमेचर रेडियो सैटेलाइट्स है जो कि नॉन गवर्नमेंटल सैटेलाइट्स है। एक बॉक्स के रूप में ट्रायंगल जैसा शेप है इसका, और इसको हम लोग देखते हैं कि फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, और ऑस्कर 1 इसका नाम है, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है इसमें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है कुन्नूर यूनिवर्सिटी को लेकर। देखो होता क्या है, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके वाइस चांसलर के रूप में जो मेन चांसलर, हेड चांसलर होते हैं या वाइस चांसलर होते हैं। हेड चांसलर सीधे के सीधे कौन होते हैं हम लोगों के यहाँ, जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं, जो राज्य की यूनिवर्सिटी होती है उनके गवर्नर होते हैं, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी होती है उनके प्रेसिडेंट होते हैं, सीधी सी बात है। अब हुआ क्या, केरला में जो कुन्नूर यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर के रूप में वो नामित कौन करता है, बाय द वे गवर्नर नामित करता है वाइस चांसलर को, लेकिन वाइस चांसलर को बिना गवर्नर से पूछे केरला की जो गवर्नमेंट है उसने गोपीनाथ रविंद्रन को कुन्नूर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। तो इसको लेके अब काफ़ी गुत्था हो गया है। गवर्नर कह रहे हैं कि हमसे पूछ के नहीं बनाया है, और राज्य को कहना है कि नहीं यूनिवर्सिटी के लिए जो जरूरी है हम तो उन्हें बनाएंगे, ये वो सीन है। तो ये पूरा केस ही अब चला गया कोर्ट में। अब देखते हैं इसका क्या हो क्या आता है। और बाय द वे जो वाइस चांसलर है, अगर नियुक्ति की बात की जाए तो वाइस चांसलर की नियुक्ति गवर्नर करता है, और वो करता है अपनी जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ब्राइड वेल को लेके। देखो ब्राइड वेल बेसिकली एक वेल की प्रजाति है जो कि लुप्त प्राय में आती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं जिसको हम लोग। तकरीबन 48 फीट की होती है, बहुत बड़ी। तो हाल ही में केरल के तट पे एक मरी हुई ब्राइड वेल मिली है,
और ब्राइड मतलब बेसिकली कहा जाए तो साउथ अफ्रीका के एक आदमी थे जिनका नाम था जॉन ब्राइड, उनके नाम पे इस वेल का नाम रखा गया है। उन्होंने इसको खोजा था और उन्होंने एक वेल सेंचुरी अगर दुनिया कही जाए पहली तो वो भी उन्होंने स्थापित की थी साउथ अफ्रीका में। तो दैट्स ऑल। अभी कैसे मरी है क्या मरी है इसकी तो रिपोर्टें आगे आएंगी, बस ब्राइड वेल अगर न्यूज़ में आ जाती है तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसकी एक रिपोर्ट आई है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट जो 2018 से 20 के लिए आई है बाय द वे रिपोर्ट, इसमें ये कहा गया है कि 18 से 20 के बीच में अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के खिलाफ हुए क्राइम्स की हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 2054 केसेस हैं जो जानवरों के खिलाफ हुए हैं। अब देखो मतलब और पिछले अगर हम लोग पिछले 10 साल से कंपेयर करते हैं तो 2018 से लेकर 2020 के बीच में जो जानवरों के खिलाफ हुए क्राइम्स हैं, जैसे हिरन मार देना, शेरों को मार देना, हाथियों को मार देना, हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रजाति के जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका शिकार करना, ऐसे क्राइम्स लगातार बढ़े ही है। और हम लोग अगर बात करें कि इंडिया में ऐसे कोई ऑपरेशन या कोई चीज़ चलाई जा रही है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, हाँ बहुत सारी चीज़ चलाई जा रही हैं। हम लोग सेव कुरमा ऑपरेशंस को देखते हैं, हम लोग ऑपरेशन टर्टल शील्ड को देखते हैं, ऑपरेशन लेस्कनो को देखते हैं, ऑपरेशन लीलेस्ट को देखते हैं, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड को देखते हैं, ऑपरेशन ब्रिवोल वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, ऑपरेशन फ्री फ्लाई को देखते हैं, ऑपरेशन वेलमार्क को देखते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारे पास में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है हमारे पास में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी है। बाय द वे इन तीनों की ईयर भी याद रखने हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ये एक्ट कौन से ईयर में आए थे। और उसके बाद में हम जानते हैं 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा हम लोगों ने जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है इन दोनों को ही स्टेट की लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो अब इन पे केंद्र और राज्य दोनों की दोनों कानून बना सकती हैं वाइल्ड लाइफ पे देखा जाए तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों ने इनको लेकर काफ़ी काम किए हैं, लेकिन फिर भी लगातार अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो चूक छूट रही है और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाने की जरूरत है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है जेम्स वेब को लेके। बेसिकली हम लोग जानते हैं एक हबल टेलीस्कोप था जो हम लोगों ने 1990s में लॉन्च किया था, उसने काफ़ी काम किया है और अब वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो जेम्स वेब नाम का एक नया टेलीस्कोप जो लॉन्च कर दिया गया है, एरिना 5 के द्वारा लॉन्च किया गया है और फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसको यूएस कनाडा दोनों मिलकर बना रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को लेके कि आरबीआई ने एक नया नॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत अगर 50 करोड़ रुपए से ऊपर का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है तो आरबीआई एक 20 डिजिट का नंबर देगी और वो यूनिक नंबर तुम्हें यूज करना पड़ेगा जब भी तुम ट्रेड करते हो 50 करोड़ के ऊपर का। तो और ये बेसिकली इसीलिए है कि जो टैक्स वगैरह की चोरी हो रही थी उनको रोका जा सके बस। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये ओप्पो और इसरो ने आपस में एमओयू साइन किया है। अब किस लिए साइन किया है कि जो हम देखते हैं नाविक जो इमेजिंग सैटेलाइट से हम लोग देखते हैं और जो नाविक हम लोग देखते हैं हमारी मर्जरिंग सर्विसेज भी हैं, उन सबको और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए और उनके लिए और भी ज़्यादा काम करने के लिए ओप्पो और इसरो दोनों मिलकर काम करेंगे। ओप्पो हम लोग जानते हैं कि एक बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी पेरेंटल कंपनी है, ये चाइना की कंपनी बाय द वे, और इसरो हम लोग जानते हैं हमारी इंडिया की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्गत काम करती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हुआ ये है अभी जम्मू कश्मीर के स्कूलों को लेके। ये बहुत छोटी न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल हैं उनमें अटल थिंकिंग एक लैब लॉन्च की जाएगी। अब बेसिकली किस लिए होगी कि वहाँ के बच्चों में स्किल्स को बढ़ाने के लिए और वहाँ के बच्चों में जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए हर स्कूल में एक अटल थिंकिंग लैब की स्थापना की जाएगी जम्मू कश्मीर में। और आज की अगर एक लास्ट न्यूज़ की बात करें तो वही है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को लेके। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग लॉन्च की गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा बाय द वे। तो इस रैंकिंग में इंडिया की बात करें तो इंडिया तकरीबन 56 नंबर पे आया है। इसमें अगर नंबर 1 की बात करें तो स्विट्जरलैंड पे आया है और टॉप 10 में हम जानते हैं अगर सबसे ज़्यादा देश कहीं के हैं तो वो या तो नॉर्वेजियन देश है या वो यूरोप के देश ही हैं सारे के सारे। और चाइना की बात करें चाइना 36 नंबर पे है, जापान 39 पे है और इंडिया 56 नंबर पे है ही, हम लोगों ने बात कर ली। तो ये तो पूरी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है जिसके बारे में हमें बात करनी थी। अब आज समय की कमी होने की वजह से आज मैं एडिटोरियल कवर नहीं कर रहा हूँ, जो आज के एडिटोरियल छूट गए हैं वो मैं कल या परसों में कवर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 14 दिसंबर की तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।